बंद हुई। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी, यानी कि एनिमल अटेंडेंट जो है उसका पार्ट बी, जिसमें अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा पशु प्रबंधन। क्या पढ़ा था? पशु प्रबंधन। उससे ही मिलता जुलता है कुक्कुट प्रबंधन, क्योंकि वैसे पशुपालन में अपने पशुओं के बारे में ही मोस्टली पूछा जाएगा, लेकिन मुर्गी को जो है पशुपालन में शामिल किया गया है। इसीलिए अपने मुर्गी की जो नस्लें थी वो भी अपन ने पढ़ी थी, इसीलिए कुक्कुट प्रबंधन को भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पशुपालन में पशुओं को तो पढ़ना ही है, लेकिन उसमें अपन को मुर्गी को पढ़ना पड़ेगा। इसे अपन स्किप नहीं कर सकते। एक से लेकर कम से कम 2 या 3 प्रश्न मुर्गी से रिलेटेड पूछेंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा इनकी नस्लों से, और दूसरा पूछा जाएगा इनका जो अंडा होता है उसके संरचना कैसे होती है, ठीक है, उसके बारे में। और एक पूछा जाएगा कुक्कुट प्रबंधन से। ठीक है, तो क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट रही थी। इसकी कुछ बेसिक बातें होती है, मुर्गी का गर्भकाल कितना होता है वो सब अपन ने वहां पर डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं ऑरली बता देता हूं कि मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 21 दिन। कितना होता है? 21 दिन। तो मुर्गी का गर्भकाल कितना होता है? 21 दिन। यानी कि 21 दिन में क्या होता है कि अंडे से चूजा बाहर आता है। अंडे से चूजा बाहर आता है। तो अंडे से जो चूजा है वो बाहर आता है। कितने दिन में आता है? 21 दिन में। तो मुर्गी का गर्भकाल होता है 21 दिन, ये याद रखना है। अंडे से जो चूजा बाहर आता है इस क्रिया को बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। जहां मैं स्टार लगा दूं या इंपॉर्टेंट लिख दूं वो आपको याद रखना है। तो अंडे से चूजे का बाहर आना हैचिंग कहलाता है, और अंडे से जो चूजा है वो 21 दिन में बाहर आता है, और गर्भकाल होता है 21 दिन। हो गया इतना। अंडा जो होता है उसको 19 दिन बाद जो है वो ट्रे पोल्ट्री ट्रे होती है उसमें रख देते हैं 19 दिन में। फिर क्या होता है, 2 दिन उसकी देखभाल करता है, उसके बाद जो है उसमें कभी भी जो है वो जो चूजा है वो बाहर आ सकता है। तो 19 दिन बाद इसे पोल्ट्री ट्रे में रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अंडा जो होता है उसका जो बाहरी जो आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। उसके ऊपर जो छेद होते हैं जिससे चूजे को जो है हवा और वो मिलता है, पोषण मिलता है, वो होता है 600 से लेकर 800। उसके ऊपर छिद्र होते हैं, अंदर इसके जर्दी होती है, येलो कलर की होती है, जो जैंतोफिल के कारण पीली होती है। यहां तक अपने को याद रखना है। अब मुर्गी का जो प्रजनन होता है वो 2 प्रकार से होता है, वो अपन ने पढ़ रखा है। एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में क्या होता है कि कोई भी बॉयलर जो मुर्गी है उसको अंडों के ऊपर बैठाते हैं, वो अंडों को सेती। अंडे सेना मतलब अंडे से चूजा निकलने से पहले उन्हें सेया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक मुर्गी होगी, उसको रखते हैं और उससे अंडे जो है वो बाहर आते हैं। और कृत्रिम विधि क्या होता है, इंक्यूबेटर होता है, एक मशीन होती है इंक्यूबेटर, उसके अंदर अंडों को रखा जाता है, उसे बोलते हैं कृत्रिम विधि। वो वैसे अपन ने डिटेल में वहां पर पढ़ रखा है। एक तो ये याद रखना, एक अपन को याद रखना डबिंग। क्या याद रखना? डबिंग। ये डबिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। डबिंग क्या है? तो मुर्गे की कलंगी को काटना या हटाना, ठीक है, काटना या हटाने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं डबिंग। क्या बोलते हैं? डबिंग। तो मुर्गा जो होता है, नर मुर्गे की जो है कलंगी हटाई जाती है, जो सिर के ऊपर होती है लाल कलर की, उसे हटाने की क्रिया को बोलते हैं डबिंग या डबिंग। ठीक है, ये याद रखना। एक ये याद रखना कि अंडा जो होता है, अंडा होता है जो मांस होता है, और इधर लिख देते हैं अंडा, मांस व दूध। अंडा, मांस व दूध में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे अंडे का मतलब है मुर्गी का जो अंडा है वो मांस से, यहाँ पर मतलब केवल चिकन से नहीं है, मतलब जो मुर्गी का मांस होता है उसे चिकन बोलते हैं। यहाँ पे मांस का मतलब चिकन से नहीं है, सभी मांस से है, जिसमें लाल मांस भी शामिल है और सफेद मांस भी शामिल है। मुर्गी का जो मांस होता है उसे सफेद मांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफेद मांस बोलते हैं। इसे हल्का मांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्का मांस भी बोलते हैं। और बाकी जितने भी मांस होते हैं उन सबको बोलते हैं लाल मांस। क्या बोलते हैं?
लाल मांस, क्या बोलते हैं, लाल मांस। तो ये आपको, और भारी मांस होता है, ये कैसा होता है, भारी, भारी मांस। तो मुर्गी का मांस होता है सफेद या हल्का, बाकी से होता है लाल और भारी। मुर्गी का मांस हल्का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए ये हल्का होता है, और बाकी मांस के अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा ज्यादा होती है इसलिए वो भारी होता है। मुर्गी का जो एक मुर्गी होती है उसका मांस काला भी होता है, तो वो कड़कनाथ मुर्गी है, क से काला, क से कड़कनाथ। तो कड़कनाथ मुर्गी का जो मांस है वो काला होता है, ये मैंने सब बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, क्लास आज थोड़ी लंबी है। कड़कनाथ जो मुर्गी है उसका मांस काला होता है। उसमें काला रंग किस वजह से होता है, तो वो मेलेनिन की वजह से होता है, लिख देते हैं। कड़कनाथ मुर्गी का मांस काला, मांस का काला रंग, मांस का काला रंग मेलेनिन के कारण होता है, मेलेनिन के कारण होता है। तो मांस का जो काला रंग है वो किसके वजह से होता है, तो मेलेनिन की वजह से मांस का रंग काला होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हैचिंग, डबिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हटा दे इसे। अब चलते हैं अपन, अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा ब्रूडिंग, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ब्रूडिंग देखिए, तो ब्रूडिंग क्या होता है, तो एक से, यहाँ पे से लिख देते हैं, 1 से 4 सप्ताह, 1 से 4 सप्ताह के चूजे का प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है लालन पालन, लालन पोषण। तो 1 से जो 4 सप्ताह का जो चूजा है उसका जो प्रबंधन या उसका जो लालन पोषण किया जाता है उसे बोलते हैं ब्रूडिंग। क्या बोलते हैं, ब्रूडिंग। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको ब्रूडिंग, ऐसे ही शब्द आएगा ये ब्रूडिंग, ठीक है, ये याद रखना, ब्रूडिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 1 से 4 सप्ताह के चूजे का जो प्रबंधन किया जाता है, उसकी जो देखभाल की जाती है, पालन पोषण किया जाता है, उसे ही बोलते हैं ब्रूडिंग। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि ब्रूडिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है, इसकी 3 विधियां 3 प्रकार की होती है। पहला है यहाँ पर कॉलोनी ब्रूडर, कौन सा है, कॉलोनी, कॉलोनी ब्रूडर, कॉलोनी ब्रूडर। इसका जो आकार होता है, क्या होता है, आकार, इसका जो आकार होता है वो होता है 12x10, ये इसकी साइज होती है, ठीक है, इसकी आकृति होती है 12x10। ये द्विप्रयोजनीय होते हैं, कैसा होता है, ये द्विप्रयोजनीय, यानी कि 2 प्रकार से इसका प्रयोग होता है। एक होता है ये स्थिर और एक होता है ये चालित। कैसा होता है, चालित। तो कौन सा ब्रूडर है जो द्विप्रयोजनीय होता है, तो कॉलोनी ब्रूडर, ठीक है। इसका आकार कितना होता है, तो 12x10, ठीक है, बस 12x10 का इसकी आकार होता है। ये इसकी क्या हो जाएगी, साइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइज। इसकी साइज क्या हो जाएगी, 10x12, ठीक है। और ये द्विप्रयोजनीय, 2 प्रयोजनीय, स्थिर प्रकार का भी होता है, चलित भी होता है, स्वचालित होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, और एक स्थिर होता है, इसीलिए इसका द्विप्रयोजनीय होता है। इससे हटा दे, कॉलोनी ब्रूडर हो गया। अब इसका जो दूसरा जो प्रकार है, ठीक है, तो इसके ब्रूडिंग के प्रकार कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3। तो पहला हो गया कॉलोनी ब्रूडर, दूसरा है हावर ब्रूडिंग, कौन सा है, हावर ब्रूडर या ब्रूडिंग, हावर ब्रूडर। ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना, इससे प्रश्न, एक प्रश्न बन सकता है। हावर ब्रूडर जो है, इसका व्यास, इसका जो व्यास होता है वो 4 होता है, 4 इंच होता है। कितना होता है, 4 इंच इसका व्यास होता है। कितना होता है, 4 इंच। इसमें लगभग 300 से 400 जो चूजे हैं उसको पाला जाता है, 400 से, ठीक है, इसका व्यास 400 गया। इसमें 300 से 400 चूजों का लालन पोषण होता है, यानी कि पोषण होता है, तो कितने चूजों का होता है, इसका व्यास 4 इंच, अरे इंच लिख दिया ना, ये इंच, यहाँ पे फीट लिख दो आप, क्या है, फीट। इससे पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था, उसका आकार 12x10 फीट था, ये भी, वो भी 10 फीट था, ठीक है, उसमें याद रखना। ये कॉलोनी में, किसने, कॉलोनी
इसका व्यास होता है 4 फीट होता है, ठीक है। और इसमें 300 से 400 चूजे का जो है एक साथ पोषण कर सकते हैं। कितना? 300 से 400। इसके उत्तर एक बल्ब लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? लाइटिंग के लिए बल्ब लगाना पड़ता है। मुर्गियों के लिए लाइट की व्यवस्था होना जरूरी है। अंधेरे में मुर्गियां जो है वो डर जाती है और इससे उनकी मौत तक हो जाती है। इसलिए पोल्ट्री फार्म जो होता है वहां पे रोशनी की व्यवस्था होनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ये तो बल्ब जो होता है वो 100 वोट का होता है। कितना होता है? 100 वोट का। 100 वाट का यहाँ पर बल्ब होना जरूरी है। और इसका जो तापमान होता है, क्या होता है? तापमान। इसका जो तापमान होता है वो होता है 90 से लेकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 90 से लेकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है। बल्ब होता है यहाँ पर 100 वोट का, ठीक है। हावर ब्रूडर में यही है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं। एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि यह गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। बेलनाकार भी होता है। गोलाकार, बेलनाकार और आयताकार भी होता है। आयताकार। इसको वैसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? 4 फीट की कार, 4 फीट की कार 90 बाय 95 फीट रोड पर 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की रफ्तार से 300-400 किलोमीटर चलती है 100 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए 4 फीट से हो गया कि इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 4 फीट। तो 4 फीट की कार जो है वो 90 से लेकर 95 की फीट का एक रोड है, उसके ऊपर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इजी है, एक लाइन में पूरा याद हो जाएगा। 4 फीट से हो जाएगा, इसका व्यास 4 फीट होता है। कार से हो जाएगा बेलनाकार, गोलाकार और आयताकार इसका आकार होता है। 90 से 95 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसका तापमान हो जाएगा 100 से, याद रखना ये इसका बल्ब होता है कि 100 वॉट का बल्ब यहाँ पर होना जरूरी है। और 300 से 400 किलोमीटर से याद रखना कि 300 से 400 चूजों का जो है यहाँ पर लालन पालन हो सकता है। इजी ट्रिक है, इसको एक लाइन में आप याद रख सकते हो। मैंने इसे ही याद रखा हुआ है, हटा दे इसे। ब्रूडर की 2 विधियां हो गई। अब लास्ट बची है तीसरी। तो तीसरी इसकी जो विधि है वो है इसकी कॉलोनी हो गई, फिर हावर हो गई। अब है इसकी, पहले अपन ने कौन सी पढ़ी? कॉलोनी। दूसरी अपन ने पढ़ी इसकी हावर। कौन सी पढ़ी? हावर। पहली पढ़ी कॉलोनी, दूसरी अपन ने पढ़ी हावर, और इसकी जो लास्ट है वो इंपॉर्टेंट भी रहेगी, और वो है बैटरी। कौन सी है? बैटरी ब्रूडर। कौन सी है? बैटरी ब्रूडर। बैटरी कौन सी है? बैटरी। ये दोनों हो गए, ये हो गई। अब अपन पढ़ेंगे ये वाली, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैटरी ब्रूडर। ये बहुमंजिला होता है। कैसा होता है? बहुमंजिला का मतलब एक मशीन, मतलब ऐसा होता है, लोहे का बना होता है। अलमारी जैसे होती है ना, उसमें अलग अलग रैक होती है, उसी तरह से ये एक अलमीरा होती है, उसमें अलग अलग मंजिल होते हैं, रैक होते हैं, जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग होती है उसी तरह बहुमंजिला होता है। नीचे जो फर्श है उसके ऊपर एक ट्रे होती है, फर्श पर ट्रे होती है। कैसी होती है? ट्रे, एक प्लेट लगी हुई होती है, ट्रे, ठीक है। प्लेट ऊपर जालीदार होती है, नीचे एक फर्श पर एक ट्रे होती है। तो ये बहुमंजिला होती है, नीचे फर्श पर इसके ट्रे होती है। प्रति चूजे के लिए 1/6 फीट स्थान रखते हैं, स्थान होता है। तो प्रति चूजे के लिए कितना स्थान इसमें होता है? तो 1/6 फीट का स्थान प्रति चूजे के लिए इसमें होता है। किसमें? बैटरी ब्रूडर में, ठीक है। और बहुमंजिला जो ये बिल्डिंग होती है, इसमें क्या होता है? इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तरफ क्या होता है? एक तरफ
दाना पानी डालते हैं, दाना पानी, और दूसरी तरफ गर्मी के लिए, गर्मी से यहाँ पे मतलब जो उसकी शारीरिक क्रिया होती है वो यहाँ पर रहता है। चूजे आपस में मिलकर रहते हैं ताकि उनको शरीर में जो है गर्मी भी रहती है, और बाकी जो क्रिया होती है समागम की उसके लिए भी ये रहती है। ठीक है, तो दूध देखिए, तो ये गर्मी के लिए होती है, इसमें आधा जो जगह होती है वो गर्मी के लिए होती है और एक तरफ जो है वो पानी के लिए और दाने के लिए जगह होती है, ताकि इसका पानी और दाना उधर न बिखरे और पूरा खराब ना हो। एक बीच में जगह होती है, एक तरफ दाना पानी, दूसरी तरफ गर्मी। प्रति चूजे के लिए इसमें 1/6 वर्ग फीट, ठीक है ना, वर्ग फीट जो है इसमें स्थान होता है, और बहुमंजिला होता है। नीचे फर्श पर इसके एक ट्रे लगी है। तो आपको याद हो गया ब्रूडिंग किसे कहते हैं, तो 1 से 4 सप्ताह के जो चूजे हैं उनका लालन पोषण करना है ब्रूडिंग कहलाता है। कितने प्रकार के ब्रूडिंग होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कॉलोनी, फिर अपन ने हॉवर, और तीसरा था बैटरी ब्रूडर। कौन सा था, बैटरी ब्रूडर। हटा दे इसे। अब है देखिए इंपॉर्टेंट है रियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। रियरिंग में क्या हो जाएगा, वहां पे 1 से 4 सप्ताह के चूजों को पालते थे, यहाँ पर हो जाएगा 4 से 8 सप्ताह। 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालना, 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालना कहलाता है रियरिंग। क्या बोलते हैं, रियरिंग, रियरिंग। ठीक है, तो 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालना कहलाता है रियरिंग। क्या कहलाता है, रियरिंग। उसमें अपन ने विधि पढ़ी, तो इसमें भी अपने को इसकी विधियां पढ़नी की पड़ेगी, इसमें ज्यादा है नहीं वैसे। ठीक है, देखिए इसकी एक ट्रिक है। क्या है, घर पे बैटरी, ये याद रखना बस, घर पे बैटरी। तो इसकी जो पहली विधि वो है, घर के सामने पालन पोषण या रेयरिंग। ठीक है, पालन पोषण, रेयरिंग या प्रबंधन, कुछ भी कहो, पालन पोषण घर के सामने। और फिर है घर पे, तो पे से क्या हो जाएगा, पे से यहां पर इसका हो जाएगा पालन गृह में। क्या हो जाएगा, पालन गृह में, पालन गृह में, यह का भी लालन पोषण। फिर है बैटरी, बैटरी विधि या बैटरी रियरिंग बोल सकते हैं, बैटरी रियरिंग। इसमें क्या होता है कि 1/3 वर्ग फीट का स्थान होता है, वर्ग फीट जगह होती है, ठीक है, होती है प्रति चूजे के हिसाब से। ठीक है, तो प्रति चूजे के हिसाब से 1/3 वर्ग फीट यहाँ पर जगह होती है, किसमें, बैटरी रियरिंग में। ठीक है, वहां पे थी कितनी थी, वहां पे जो अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, बैटरी के बाद वहां पे थी 1/6 वर्ग फीट प्रति चूजे की, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी 1/3 वर्ग फीट जगह। ठीक है, कितनी, 1/3 वर्ग फीट स्थान होता है। हटा दे इसे, इसमें इतना ही है। तो इसकी कितनी विधियां, घर पे बैटरी, घर से हो जाएगा घर के सामने, पे से हो जाएगा पालन पोषण, और बैटरी से क्या हो जाएगा, बैटरी से हो जाएगा अपना बैटरी रियरिंग। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि 1/3 वर्ग फीट जगह होती है प्रति चूजे में। तो घर पे बैटरी, घर के सामने, पालन गृह में, और बैटरी रियरिंग। इसकी भी 3 विधियां, उसकी भी 3 विधियां। अब जो है इंपॉर्टेंट इसके बाद देखते हैं, वो है ब्रूडिंग और रियरिंग, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा कि 1 सप्ताह से 4 सप्ताह का जो चूजा है उसे पालने के लिए ब्रूडर, 4 सप्ताह से 8 सप्ताह के चूजे को पालने के लिए रियरिंग प्रबंधन। ठीक है, रियरिंग। और 8 से लेकर 20 सप्ताह के अगर चूजे को पालते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट या ग्रोअर प्रबंधन। क्या बोलते हैं, ग्रोअर प्रबंधन, ग्रोअर प्रबंधन। इसमें क्या होगा, 8 से 20 सप्ताह, 8 से 20 सप्ताह के चूजों को पालना, चूजों को पालना। वैसे ये पढ़ा रखा है नस्लों में, फिर भी आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद, ग्रोअर प्रबंधन, 8 से लेकर 20 सप्ताह के चूजों का इसमें पालन पोषण किया जाता है। पर्याप्त स्थान, देखिए ब्रूडर और रियरिंग जो है ये करने के लिए क्या जरूरी है, ये इसकी विशेषताएं मान सकते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट, ये दोनों में ही इक्वल है, समान है, पर्याप्त स्थान होना जरूरी है। तो देखिए अंडे के लिए स्थान होना जरूरी है, इसके अलावा और किसमें किसमें स्थान रहेगा,
अंडा है तो अंडे के लिए रहेगा, और मांस के लिए भी इसमें स्थान होना जरूरी है। और मांस उत्पादन के लिए, ये अंडे उत्पादन के लिए ये, तो इसमें रहेगा 50 से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 65 से 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें स्थान की जरूरत पड़ेगी, ये अंडे के उत्पादन के लिए स्थान की जरूरत पड़ेगी 50 से 60 सेंटीमीटर की, और मांस के लिए पड़ेगी 65 से 70। तो ये आपको याद हो जाएगा, ज्यादा इसमें है नहीं। उचित ताप, तो इसमें जो तापमान है वो 35 डिग्री होना चाहिए। 35 डिग्री कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। उसके बाद हर सप्ताह, उसके बाद क्या हो जाएगा? हर सप्ताह 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करते हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं। तो पहला सप्ताह को क्या होगा? 35 डिग्री तापमान इसमें रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे एक हफ्ता बीतेगा, मान लीजिए अपन ने रविवार को रखा, तो दूसरे संडे को वापस अपने को तापमान 3 डिग्री जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, हर हफ्ते 3-3 डिग्री कम होता जाएगा। अब है आर्द्रता, तो इसमें आर्द्रता भी होनी जरूरी है। तो लगभग 40 से लेकर 70% आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 40 से लेकर 70 जो है वो ब्रूडर और रेयरिंग प्रबंधन के लिए आर्द्रता होनी जरूरी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे। देखिए अब है आगे डिबीकिंग। बी का मतलब होता है चौच, BEAK। बी का मतलब होता है चौच, जो मुर्गी की चौच होती है। तो डी का मतलब अलग करना होता है, मैंने बता रखा है। डी का मतलब अलग करना, तो मुर्गी या मुर्गा जो है उसकी चौच को जो है उससे काटना या अलग करना ही डिबीकिंग कहलाता है। मुर्गे की चौच को काटना क्या कहलाएगा? डिबीकिंग। इसको अब हिंदी में लिख दूं मैं यहाँ पे, डिबीकिंग क्या कहलाएगा? डिबीकिंग। इसमें क्या होता है? ऊपरी जो चौच होती है, ऊपरी जो चौच होती है उसको काटेंगे अपन 1/4 भाग। ठीक है, और निचली जो चौच होती है इसको अपन काटेंगे इसका 1/8 भाग। 1/8 भाग। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। डिबीकिंग का मतलब होता है मुर्गियों में चौच को जो है काटा जाता है, उसे डिबीकिंग कहते हैं। मैंने इससे पहले शायद कैनोनाइजेशन बताया था, वो वहां पर करेक्शन हालांकि करवा दिया था, लेकिन फिर भी याद रखना। ठीक है, बीक का मतलब चौच होता, तो अलग करना मतलब आगे डी लगा दो। डी आगे लगा हुआ DE, तो इसका मतलब उसको अलग करना है किसी से भी। ठीक है, डी हॉर्निंग सींग को काटना या सींग को अलग करना, डी हॉर्निंग हो गया। ठीक है, तो डी का मतलब ऐसे अलग करना ही होता है। आगे जो स्पेलिंग है हॉर्न होता है, सींग होता है, तो डी हॉर्निंग मतलब सींग को अलग करना। बीक का मतलब चौच होता है, तो आगे डी लग गया, तो डी बीकिंग क्या हो जाएगा? बीकिंग का मतलब हो जाएगा चौच को काटना। और मुर्गा जो है उसकी जो नर मुर्गा जो है उसकी जो कलंगी काटी जाती है उसको बोलते हैं डबिंग। क्या बोलते हैं? डबिंग। और मुर्गे से चूजा जो बाहर आता है उसको बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हटा दे इसको। ये किसके लिए कहता है? पशु लड़े भी नहीं करे, इसके लिए ये चौच जो है वो काटी जाती है। डिबीकिंग। अब है डीवॉर्मिंग। क्या है? डीवॉर्मिंग। तो डीवॉर्मिंग क्या होता है कि पशु जो होता है उनमें कोई अंतर जो परजीवी होते हैं, जो शरीर के अंदर कीड़े जो पड़ते हैं, उसके लिए इनको जो दवा पिलाई जाती है उसे बोलते हैं डीवॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? डीवॉर्मिंग। तो ये पक्षियों में भी काम आती है, पशुओं में भी होती है। वैसे पक्षियों में आंतरिक कर्मियों को मारने के लिए दवाई देना डीवॉर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीवॉर्मिंग कहलाता। तो आंतरिक जो परजीवी, आंतरिक जो कर्मी होते हैं उनको मारने के लिए जो पशु दवाई दी जाती है उसे डीवॉर्मिंग। ये जो मुर्गियों में दी जाती है, पहले देते हैं ये 4.5
माह में देते हैं, 4.5 माह, उसके बाद 6 माह में देते हैं। पहले कब देंगे? जब वो 4.5 माह का हो जाएगा, फिर 6 माह में, उसके बाद क्या करेंगे? हर 22 दिन, हर 22 दिन बाद, हर 22 दिन बाद। तो पहले 4 माह हम 4.5 माह में देंगे, फिर 6 माह का हो जाएगा पक्षी, उसे देंगे, और फिर हर 22 दिन में इसे देते हैं। ये पशुओं में भी दी जाती है, मैं यहाँ पे पक्षी लिख रहा हूँ क्योंकि अपन मुर्गी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पशुओं में भी ऐसा का ऐसा ही डिवॉर्मिंग चलता है। हटा दे इसे। फिर है देखिए अपना कैपोनाइजेशन। क्या है कैपोनाइजेशन? कैपोनाइजेशन, कैपोनाइजेशन क्या होता है बताइए? अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था बधियाकरण। क्या पढ़ा था? बधियाकरण। उससे ही ये मिलता जुलता है। मुर्गियों में जो बधियाकरण किया जाता है उसे कैपोनाइजेशन बोलते हैं, इसे खस्सीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? मुर्गी या मुर्गे दोनों आदेश हो गया। मुर्गियों में बधिया करना ही क्या कहलाता है? मुर्गियों में बधिया करना कैपोनाइजेशन या कैपोनाइजेशन कहलाता है। इसे खस्सीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? खस्सीकरण या खस्सी करना भी बोलते हैं, खस्सी करना, ठीक है। तो मुर्गियों को जो बधिया किया जाता है उसे, इसमें जो मुर्गी है, सॉरी मुर्गा जो होगा नर, बधियाकरण नर का किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुर्गा लिख देते हैं, मुर्गियों की जगह पे क्या लिख देते हैं? मुर्गो, मुर्गों में बधिया करना, मुर्गों में बधिया करना, उसे ही क्या बोलते हैं? कैपोनाइजेशन। और ये किससे करेंगे? तो मुर्गियों में एक हार्मोन पाया जाता है, डी इथाइल वेस्टल हार्मोन। कौन सा? डी इथाइल वेस्टल हार्मोन। उसको जो है मुर्गियों में जो हार्मोन होता है वो नर को दिया जाता है, मतलब मुर्गे को दिया जाता है, जिससे उसकी जो हरकतें, उसके जो कार्य होंगे वो मुर्गी वाले हो जाएंगे, और वो जो है वंशवृद्धि नहीं कर पाएगा, मतलब वो चूजे पैदा करने में अक्षम हो जाएगा। मुर्गा मुर्गी के लक्षण उसमें आ जाएंगे, क्योंकि मुर्गियों का जो हार्मोन होता है वो इसे दिया जाएगा, डाई इथाइल वेस्टल हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? डाई इथाइल हार्मोन। कौन सा हार्मोन दिया जाता है इसे? डाई इथाइल, डाई इथाइल स्टिल, डाई इथाइल स्टिल हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये मुर्गियों में होता है, डाई इथाइल स्टिल हार्मोन, ये मुर्गियों में होता है। इसको क्या करेंगे? इसको फिर मुर्गे में देंगे। किसे देंगे? मुर्गे में इसे देंगे, तो धीरे धीरे जो मुर्गा है वो मुर्गी के उसमें लक्षण आ जाएंगे। जैसे इंसानों में भी होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मनुष्य में कौन सा होता है? जो नर होता है, अपन जो इंसान होते हैं ना, मानव, उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा के अंदर होता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही वो पुरुष है और एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही वो महिला है। अगर इनका आदान प्रदान कर दिया जाए तो मनुष्य में औरत वाले, और औरत का अगर हार्मोन उसे दे दिया जाए तो उसमें जो है लक्षण महिला वाले हो सकते हैं। उसी का सिस्टम यही है। तो ये हार्मोन मुर्गी में होता है। जब इसे अपन मुर्गे में देंगे तो ऑब्वियसली जो मुर्गी के गुण है वो इसमें आ जाएंगे और ये बधिया हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मुर्गी हो जाएगा तो इसका मतलब ये वंशवृद्धि नहीं कर पाएगा, इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बधिया हो जाएगा। और कैपोनाइजेशन जो है इसकी 2 विधियां, इसकी विधियां, तो खस्सीकरण जो कर रहे हैं अपन उसकी विधियां कितनी है? 2 विधियां। एक होती है इसमें चीरा लगाकर। क्या होता है? चीरा लगाकर। चीरा लगाकर जो है इसमें जो वृषण होता है इसको निकाल देते हैं, ठीक है, जिसके वो नहीं कर पाता। एक होता है चीरा लगाकर, और एक विधि इसमें और होती है, वही इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। वो मैंने वैसे भी आपको वहां पे बताया था एक बार, वो है रसायन विधि। कौन सी है? रसायन विधि। रसायन विधि। और ये मैंने आपको बता दिया। क्या बताया है? कि यही हार्मोन डाई इथाइल स्टिल हार्मोन का इसमें प्रयोग करते हैं। कौन सा हार्मोन का प्रयोग करते हैं? कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो भी यही बताना, डाई इथाइल स्टिल हार्मोन रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये नर में देंगे तो उसमें मादा वाले लक्षण आ जाएंगे, ठीक है। हटा दे इसे। देखिए मुर्गी जो पालन होता है, क्या होता है? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन जो होता है, मुर्गी पालन में
60 से लेकर 70% जो व्यय होता है वह वो आहार में होता है। किस पर होता है? आहार पर। तो मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा जो व्यय किसमें होता है वो आहार पर होता है। किस पर होता है? आहार पर। मुर्गी के लिए जो पानी की व्यवस्था होती है, तो प्रति जो मुर्गी नहीं, एक मुर्गी के लिए कितनी होती है? 250 ml। ठीक है, प्रति मुर्गी या मुर्गा जो होगी उसके लिए 250 ml मतलब पानी की जरूरत होती है। मिलीलीटर कितनी? 250 मिलीलीटर की उसके पानी की जरूरत होती है। मतलब 1 लीटर की पानी की बोतल होती है, उसमें 4 मुर्गियां जो है वो आराम से पानी पी सकती है 24 घंटे के अंदर। और इनको जो आहार दिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा जो आहार में जो मात्रा होती है आहार में, तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है लगभग इसमें 70 से 80%। फिर इसमें होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा होती है 10 से 20%। फिर इसमें होता है वसा। क्या होता है? वसा की मात्रा होती है 2 से 5%। फिर इसमें होता है खनिज लवण, खनिज। ठीक है, खनिज की इसमें मात्रा होती है 0.8 से लेकर 1% के आसपास। इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन इसे दिया जाता है, फिर प्रोटीन, फिर वसा और सबसे लास्ट में खनिज। ठीक है, इसमें विटामिन भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं, वो अलग बात है। हटा दे इसे। एक बात आप और ध्यान रख सकते हैं कि मुर्गी जो होती है उसमें विटामिन डी की अगर कमी है उसमें, तो उसका जो चूजा होगा वो कुपोषण का शिकार होगा और मतलब तगड़ा नहीं होगा जैसा होना चाहिए, वो थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। तो देखिए, कुक्कुट आवास व उपकरण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कुक्कुट आवास और उपकरण। तो देखिए, कुक्कुट आवास जो है उसकी विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं इसकी। देखिए, पहले है घर के पीछे मुर्गी पालन, जो नॉर्मली होता है, जो छोटे छोटे जो फार्म हाउस होते हैं जो घरों में पालते हैं वो इसी प्रकार से पालते हैं। घर होती है, पीछे जगह होती है, इसलिए वहां पर मुर्गियों को रखते हैं, जो नॉर्मली रखते हैं। इसमें ज्यादा जो है व्यवस्थित विधियों का प्रयोग नहीं होता है। घर के पीछे सिस्टम तरीके से वहां पर बड़ी बड़ी अलमीरा की जैसी बना रखते हैं, उसके अंदर जो है मुर्गियों को रखते हैं। शाम को खुले में जो है दिन भर वो घूमती रहती है। तो घर के पीछे मुर्गी पालन एक है विस्तृत प्रणाली। कौन सी है? विस्तृत प्रणाली। दूसरी है अर्ध सघन और सघन, ये इंपॉर्टेंट रहेगी दोनों ही, अर्ध सघन प्रणाली और सघन प्रणाली। ठीक है, तो विस्तृत प्रणाली होती, देखिए विस्तृत यानी बड़ी, विस्तृत का मतलब क्या था? बड़ा। तो इसमें देखिए प्रति पक्षी जो है 1 वर्ग फीट स्थान, पक्षी से यहाँ पे अपने को मतलब सिर्फ मुर्गी से है। ठीक है, वैसे कुक्कुट पालन में सभी आते हैं, बतख भी आते हैं, इसलिए ये पक्षी लिखा है। बतख, बटेर, तीतर, ये सभी जो है वो आएंगे किसमें? पोल्ट्री में, कुक्कुट में, इसीलिए यहाँ पर पक्षी दे रखा है। पर्टिकुलर मुर्गी का नहीं है, लेकिन अपने प्रश्न पूछेगा वो मुर्गी से पूछेगा। 1 वर्ग फीट स्थान चाहिए। 1 हेक्टेयर में सामान्य तो 125 जो पक्षी है वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, और अनुकूल मौसम में जो है यहाँ पर 250 पक्षी जो है यहाँ पर रह सकते हैं। मतलब बारिश का मौसम है तो 125 रहेंगे, क्योंकि उसको शेड की जरूरत पड़ेगी वो। लेकिन अगर मौसम अच्छा है, साफ सुथरा है, तो वहां पर जो है 250 पक्षियों को भी अपन रख सकते हैं। इसका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 125 का डबल। मौसम अनुकूल होना चाहिए, बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए, ज्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। जो अनुकूल जो मौसम होता है, ना सर्दी ना गर्मी, धूप अच्छी है, तो उसमें अपन 125 की जगह 250 पक्षियों के भी यहाँ पर रख सकते हैं। विस्तृत है इसलिए ये सबसे बड़ी प्रणाली है। ठीक है, दूसरी है सघन, और ये जो खुले एरिया होते हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। एक तरह से बोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये उपयोगी होती है। अर्ध सघन, देखिए पोल्ट्री, इसमें 2 विधियां होती है, एक है पोल्ट्री घेरा प्रणाली, एक है उठाऊ मकान प्रणाली। एक है कौन सी? पोल्ट्री घेरा प्रणाली, और दूसरी है उठाऊ मकान प्रणाली। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट में जो विधि बच जाती है अपनी, देखिए वो है अपनी सघन प्रणाली। कौन सी है? 1 मिनट, हाँ पानी पी लो। सॉरी। ठीक है, तो ये 4 विधि आपको याद रखनी है।
घर के पीछे इसमें नॉर्मली कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। फिर है विस्तृत प्रणाली, इसमें ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। 1 वर्ग फीट स्थान प्रति मुर्गी प्रति पक्षी चाहिए इसमें, और अनुकूल मौसम है तो 250 मुर्गियों को पाल सकते हैं, वरना 125 को यहाँ पर पाल सकते हैं। अर्ध सेकंड में क्या होगा, इसमें 2 प्रणाली है, एक है पोल्ट्री घेरा प्रणाली और दूसरी है उठाऊ मकान प्रणाली। इसमें क्या होता है, एक मकान होता है इस प्रकार से, ठीक है, उसको ऊपर इस प्रकार से छेद होता है, उसको उठाकर कहीं भी अपन ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं उठाऊ मकान प्रणाली। एक होता है सघन प्रणाली, ठीक है। तो ये इसमें देखिए गहरी बिचाली प्रणाली, बिछावन अहाता प्रणाली और तार फर्श वाली घर प्रणाली व पिंजरा क्रम या बैटरी प्रणाली, ये चारों प्रणाली इसमें शामिल रहेगी। इसमें आपको नाम पूछेगा कि गहरी बिचाली प्रणाली जो है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है सघन प्रणाली के अंतर्गत। या बिछावन अहाता प्रणाली जो है ये किसके आवास में काम में ली जाती है, ऑप्शन में देगा गाय भैंस भेड़ बकरी, तो यह ध्यान रखना मुर्गी, मुर्गी की जगह बतख दे सकता है, यहाँ पर वो ऑप्शन में चेंज कर सकता है, या दे दे मुर्गी बतख बटेर उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, क्योंकि कुकर जो है पोल्ट्री उसमें सभी शामिल है, ठीक है। तार फर्श वाला घर प्रणाली जो है ये किस विधि के अंतर्गत आता है, ऑप्शन दे देगा घर के पीछे मुर्गी पालन, विस्तृत प्रणाली, अर्ध सघन प्रणाली या सघन, तो ये याद रखना अपने को सघन प्रणाली। और इसके पिंजरा क्रम और बैटरी प्रणाली, ये चारों इसमें याद रखनी पड़ेगी, ये दोनों आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। पोल्ट्री घेरा प्रणाली, उठाऊ मकान प्रणाली, और इसकी तो नॉर्मली 2 विशेषता है जो आपको याद हो जाएगी। ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि इसमें इतना स्थान चाहिए, 2 प्रति मुर्गी के लिए यहाँ पर 1.5 वर्ग फीट स्थान चाहिए, इतना डिटेल में आपको वो नहीं पूछेगा। वैसे अपने किताब में डिटेल में दे रखा है, लेकिन वो इतना नहीं पूछेगा। फिर भी अपन इसको जो है एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पशु परिसर में इतना डिटेल नहीं पूछेगा। इंपोर्टेंट किताब में और भी ज्यादा पॉइंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंपोर्टेंट 2 3 पॉइंट ही लिए हैं, जिससे प्रश्न बन सकता है, वरना आपके क्या हो जाएगा, सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़ना है। देखिए अर्धसघन प्रणाली जो है उसमें 2 प्रणाली है, एक है पोल्ट्री घेरा, दूसरी है उठाऊ मकान प्रणाली। ये दोनों इजी नाम है, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद है, उठा पोल्ट्री, क्या है उठा पोल्ट्री, तो ये याद है। अर्धसघन प्रणाली कौन सी है, तो उठा पोल्ट्री मतलब उठाऊ से उठाऊ मकान प्रणाली, और पोल्ट्री से मतलब पोल्ट्री घेरा प्रणाली। इसमें 50 पक्षियों के लिए 270 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ती है, और 50 से अगर ज्यादा पक्षी हैं तो फिर 160 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ेगी। पचास पक्षियों के लिए कितनी जरूरत पड़ती है, 270 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ती है, लेकिन 50 से ज्यादा पक्षी होंगे तो 160 वर्ग फीट जो है इसका यहाँ पर स्थान की जरूरत पड़ेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पचास मुर्गी होगी तो 270 वर्ग फीट की स्थान की जरूरत पड़ेगी, और 50 से ज्यादा होने पर 160 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ेगी। दूसरी देखिए उठाऊ मकान प्रणाली। उठाऊ मकान जो प्रणाली है इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रति पक्षी, एक पक्षी के लिए 5 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ेगी। कितनी, 5 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ेगी एक पक्षी के लिए, मतलब एक मुर्गी, यहाँ पर मैं पक्षी की जगह मुर्गी लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को पक्षी की जगह मुर्गी ही मानना है, ठीक है, क्योंकि अपने को प्रश्न बनेगा तो मुर्गी से बनेगा, पक्षियों से नहीं बनेगा। तो एक मुर्गी के लिए 5 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ती है, किसमें, उठाऊ मकान प्रणाली में। यहाँ पे जो स्थान होता है देखिए वो 20 बाय 5 फीट, मतलब ठीक है, उसकी चौड़ाई मान सकते हैं 5 और लंबाई मान सकते हैं 20 बाय 5 फीट का स्थान चाहिए। कितने मुर्गियों के लिए, तो इसमें जो ये जो स्थान है इसके लिए अपन इसमें 20 मुर्गियों को पाल सकते हैं, 18 से 20 मुर्गियों को इसमें पाल सकते हैं। मतलब 20 बाय 5 फीट का अपने पास स्थान है, वहां पर अपन 18 से 20 मुर्गियों को पाल सकते हैं। इससे ज्यादा है तो इसका जो क्राइटेरिया है इसे फिर अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा। चले आगे। देखिए सघन, सबसे लास्ट वाली सघन घेरा प्रणाली, और सघन है इसका मतलब गहरी है। कैसी है, सघन और गहरी। सघन, सघन है मतलब पास पास में, सघन वन कैसे होते हैं, जो बड़े होते हैं लेकिन पास पास में होते हैं, उसी तरह
तो देखिए 100 पक्षी है, 200 है, 500 है, 1000 है, ये याद रखने कि पक्षियों की संख्या कितनी होती है 100, अगर 200 है तो इतनी रखनी है, 500 है तो इतनी, और 1000 है तो इतनी। ठीक है, अगर 100 अपने पास पक्षी हैं, पक्षियों से यहाँ मतलब अपने को सीमा दिमाग में मुर्गी, तो उसके लिए जो लंबाई का स्थान होगा वो 20 होगा। कितना होगा 20, और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी 15, और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी 10 फीट 100 मुर्गियों के लिए। कितने स्थान की जरूरत पड़ेगी 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचे स्थान की जरूरत पड़ेगी। गहरी बिचाली प्रणाली सघन प्रणाली का ही भाग है। अगर 200 मुर्गी है तो 30 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। अगर 500 है तो 60, 25 और 10। अगर 1000 है तो 100, 30 और 10। अब याद कैसे रखना, देखिए पक्षियों की संख्या कैसे याद रखनी है 100, 200, 500, 1000। तो अपन जो नोट यूज करते हैं 3 डिजिट में, पहला नोट कौन सा आता है जो 3 डिजिट वाला आता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 का आता है। उसके बाद कौन सा आता है 150 का नोट आता नहीं है, 200 का आता है तो आता है, 300 का नोट नहीं आता, 400 का भी नहीं आता, 500 का आता है तो 500। 500 के बाद कौन सा नोट आता है 4 डिजिट 1000। तो नोटों को याद रखना 3 डिजिट से स्टार्ट करना है, 100, 200, 300 नहीं है, 400 नहीं है, 500 और 1000 हो गए याद। ये याद हो गए। फिर आते हैं ऊंचाई पे। ऊंचाई है, ऊंचाई सबके लिए बराबर है, तो देखिए चारों में क्या है 10, 10, 10, 10। फिर आती है चौड़ाई, तो चौड़ाई में देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5 बढ़ा दीजिए, इसमें 5 बढ़ा दीजिए और इसमें 5 बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से याद रखना है कि नोट 100, 3 डिजिट वाला नोट पहला 100, फिर 200, फिर 500, फिर चौथा नोट तो 1000 का ही था 500 के बाद तो करेंसी में तो 1000। ऊंचाई सबकी बराबर है 10, 10, 10, 10, 10। चौड़ाई में क्या करना है अपने को याद रखना है 15। क्या याद रखना है 15। 15 के बाद 20, 25 और 30, 5 5 इसमें जोड़ना है। ये थोड़ा आपको है तो ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर 20 याद रखना पड़ेगा सबसे पहला 20, उसमें बाद में यहाँ पर आ जाएगा 30, और 30 में अपने को वापस 30 जोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये लंबाई जो है यही तो आपको याद रखनी है, बाकी तो बिल्कुल ईजी वे में आपको याद हो जाएगा। ये कभी कभी अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे ज्यादा डीप वो नहीं पूछेगा। देखिए सघन प्रणाली पढ़ रहे थे तो उसमें पहले अपन ने पढ़ लिया। दूसरी जो है वो है बिचावन अहाता प्रणाली। कौन सी है बिचावन अहाता प्रणाली। तो देखिए 150 मुर्गियों तक इसमें 30 वर्ग फीट प्रति पक्षी स्थान की जरूरत पड़ती है। तो 100 मुर्गियां हैं तो एक मुर्गी के लिए 3 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ेगी। एक मुर्गी के लिए 3 वर्ग फीट, तो 50 मुर्गियों के लिए प्रति मुर्गी 3 वर्ग फीट की स्थान की जरूरत पड़ेगी 50 मुर्गी है तो। लेकिन 50 से ज्यादा हो जाएगी तो अपने पास क्या जमीन ले रखी है, 50 मुर्गियां है तो एक, मतलब मान लीजिए अपने पास कोई खेत है 50 बीघे का है, ठीक है बीघा, 2 भाई है तो 25-25 आएगा, 3 हो जाएगा तो क्या होगा इसका कम हो जाएगा, लगभग 16-17 के आसपास हो जाएगा। 51 होगा 17, लेकिन हाँ 17 के 16 पॉइंट कुछ होगा तो ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। 5 भाई होंगे तो और कम हो जाएगा। सेम सिस्टम इसमें भी है। 50 मुर्गी होगी तो उनको 3 फीट मिलेगा, तो 50 से ज्यादा हो जाएगी तो ये स्थान कम हो जाएगा, 2 वर्ग फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 वर्ग फीट स्थान हो जाएगा। फिर इनका जो अहाता होता है, ठीक है, जहां इनको रखा जाता है, ठीक है, अहाते के लिए इन्हें 50 पक्षियों के लिए 8 वर्ग फीट स्थान चाहिए। 100 पक्षी है तो 6 वर्ग फीट, 100 से ज्यादा है तो 4 वर्ग फीट, 50 पक्षी है मतलब कम है तो 8 वर्ग फीट। इनका डबल हो गया 100 हो गए तो ये भी कम हो जाएगा 6 फीट, और 100 से भी ज्यादा है तो ये भी और कम हो गया मतलब 4 वर्ग फीट। क्या हो जाएगा 4 वर्ग फीट। पक्षी कम होगा तो उनको स्पेस भी ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा होंगे पक्षी तो स्थान भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा हुआ सघन। सघन का मतलब यही होता है कि एकदम कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल पास पास में, ठीक है। वैसे इतना भी आपको मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ले लिए हैं, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं लिए। अपने बुक में बहुत ही अच्छे से ये दे रखा, उसमें इससे भी ज्यादा डिटेल दे रखी है। सघन प्रणाली में जो तीसरी है वो है तार फर्श वाला घर प्रणाली। कौन सी है तार फर्श वाला घर प्रणाली। इस विधि में फर्श से 3 फीट ऊपर जाली होती है। क्या होता है फर्श होता है, उसके 3 फीट ऊपर ये तार का पूरा बना होता है, उसके 3 फीट ऊपर एक जाली लगी होती है। कैसे लगी होती है जाली, जो मच्छर जाली होती है उसी प्रकार से एक जाली लगी होती है। जाली का जो आकार होता है वो होता है 12 गुना 6 फीट होता है, तथा 15 बाय 6 फीट। अलग अलग आकार, अगर कम पक्षी होंगे तो 12 बाय 6 की होगी, और ज्यादा होंगे तो 15 बाय 6 की होगी, ठीक है। स्थान देखिए 100 पक्षी है तो 2 वर्ग फीट स्थान मिलेगा, और 100 पक्षी से ज्यादा है तो 1 फीट वर्ग फीट स्थान प्रति पक्षी मिलेगा, मतलब एक पक्षी को 1 वर्ग फीट स्थान मिलेगा। और 100 पक्षी है तो उनको 2 मिला। पक्षी कम है तो स्पेस ज्यादा है, पक्षी ज्यादा है तो स्पेस कम है।
कम पक्षी होंगे तो ये वाला प्रयोग में लेंगे, ज़्यादा पक्षी होंगे तो ये वाला प्रयोग में लेंगे। इनसे भी ज़्यादा होगी क्वांटिटी से ज़्यादा तो फिर ये जो है अपने को 2 भी परचेज करने पड़ सकते हैं। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। चलिए आगे। सघन प्रणाली में देखिए जो तीसरी है वो है पिंजरा क्रम अथवा बैटरी प्रणाली। कौन सी है? पिंजरा क्रम अथवा बैटरी प्रणाली। तो इसमें एक पक्षी के लिए देखिए 25 से लेकर 45 सेंटीमीटर पिंजरे की जरूरत पड़ती। 1 मिनट। हेलो, देखिए पिंजरा जो क्रम अथवा बैटरी प्रणाली दोनों एक ही नाम है, ठीक है। पिंजरा क्रम बोलो या बैटरी प्रणाली, ये सघन प्रणाली का ही एक पार्ट है। इसमें एक पक्षी के लिए 25 गुणा 45 सेंटीमीटर जो है पिंजरे की जरूरत पड़ती है। और अंडे का घोंसला, अंडे के घोंसले के लिए देखिए जो अंडा देती है मुर्गी उसका घोंसला जो बनाया जाता है उसके लिए कितनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का घोंसले की जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो 50 मुर्गी है तो इसकी जरूरत पड़ेगी 5 × 2 × 2 फीट आवश्यक है। तो अंडे का जो घोंसला है जहाँ पे अंडे को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है उसमें अगर 50 मुर्गियों तक के अंडे की व्यवस्था के लिए अपने को इस इतने स्पेस की जरूरत पड़ेगी, 5 फीट गुणा 2 फीट गुणा 2 फीट, ठीक है। और ज़्यादा होंगे तो इस स्पेस को फिर डबल भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में यही दे रखा है तो यही अपने को पढ़ना है। आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नाम पूछ लेगा, ये याद रखने हैं, ठीक है। चले आगे। यही था, क्लास थोड़ी लंबी थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी तो वो सब आपको याद रखना है। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं कल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।